हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। दोस्तों फाइनली चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एडिशन 5 का लास्ट चैप्टर मैं करने जा रही हूँ। चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है करंट इश्यूज। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी करंट इश्यूज में देखिए, हाल फिलहाल तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। उनमें कोरोना वायरस कोई नहीं भूल सकता, न जाने कितने घरों में कितने लोगों की ज़िंदगियां चली गई। तो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट अब आप कहें कि नेशनल सिक्योरिटी पे क्या पड़ा, इस हम जो है इसको कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। देखिए, हमने अभी तक सारी बातें जो करी इस पूरी सीरीज़ के अंदर, वो यही करी कि जो भी दिक्कतें हमारी नेशनल सिक्योरिटी को लेके जो है लाती हैं प्रॉब्लम्स, उनको हमने यहाँ पे डिस्कस करा, है ना। अब चाहे वो कुछ नॉन ट्रेडिशनल हो, नॉन मिलिट्री जो भी खतरे हों हमारी सिक्योरिटी को, तो इसके अंदर जैसे क्लाइमेट सिक्योरिटी होना ज़रूरी है, डिजीजेस और पैंडमिक्स भी आता है, एनर्जी और वाटर डिप्लीशन आता है, फूड सिक्योरिटी आता है, रिसोर्स वॉर्स आती हैं, है ना, पॉवर्टी आती है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आती है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है ना। तो इनमें से जो खतरों में मैंने बात बताई, तो पैंडमिक्स बहुत क्रूशियल है। पैंडमिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक खतरनाक चीज़ है जो अभी आपने देखा। इससे क्या है, स्टेट को हर तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। अलग अलग स्टेट, अलग अलग इंस्टीट्यूशन। अभी आपने देखा जब कोविड आया था तो कितने प्रकार के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हुए, कितने प्रकार के सारी स्टेटों ने एक साथ अपनी अपनी हेल्थ स्ट्रैटेजीज लेकर आई थी। इतना इवन पता भी नहीं चल पाया था, हमारा जो सिस्टम ऐसे मेडिकल पूरा ब्रेकडाउन हो गया था, है ना। तो अभी देखिए ना, तो अब एक चीज़ और समझिए कि जो वॉर्स हुआ करती थी, है ना, तो कन्वेंशनल वॉर जो पुराने ज़माने में हम देखते हैं कि भैया स्टेट स्टेट से लड़ रही है तो खतरा है, या कोई टेररिस्ट भेज दिया तो खतरा है, ये तो चीज़ें पुरानी हो गई, ये तो हैं ही हैं। अब नई चीज़ें जो हैं वो फिजिकल थ्रेट स्टेट को होता है, बहुत सारी नई नई चीज़ें भी आती हैं। तो अगर हम इतिहास से देखें तो पैंडमिक्स ने बहुत खतरा पैदा करा है, नेशनल भी इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे करा है। और कोरोना ने बस इस बात को प्रूव करा कि कैसे, देखो चाहे एक्सटर्नली देखो कि भाई ऑल ओवर द वर्ल्ड ही ये समस्या आई, और इंटरनली देखो तो देश के अंदर हमारे यहाँ कितनी मुसीबतें आ गई थी, है ना। तो ये जो दिक्कतें हैं ये चलती रही। तो अभी जो कोविड के अगेंस्ट जो भी स्टेट ने लड़ा, जो भी स्टेट ने फाइट करा, स्टेट ने रिकवर करने के लिए क्या नहीं करा, तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी तो चैलेंज है, बहुत सारे तरीके से है भाई। देखो, पैसा भी लगता है, रुपया भी लगता है, फिर जिंदगियां जो जाती हैं। अब भाई हम लोग क्या करते हैं, अच्छा एक मुद्दे की बात समझो आप, कि नेशनल सिक्योरिटी का हमारा क्या एक कारण है कि देश को प्रोटेक्ट करना, यहाँ के सिविलियन को प्रोटेक्ट करना, भाई देश की जनता जो है वो बच के रहे, यही तो बात है। अब अंदर ही कुछ ऐसा आ गई मुसीबत जिसकी वजह से जनता मर रही है, तो फिर बात तो वही हो गई ना। हाँ, इकोनॉमी स्लो डाउन होती है, देखिए कितना माइनस में चली गई थी सबकी ग्रोथ इकोनॉमीज की, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी अलग अलग तरीके से हल्ट हुई जब कोविड आया। देखिए, कोविड चाइना में शुरुआत हुई दिसंबर में, तभी तो उसको बोलते हैं ना कोविड-19, 2019 के दिसंबर में हुई, और अब पूरे तरीके से पैंडेमिक हो गया ये, है ना। बहुत सारी थ्योरीज कही जाती हैं इसके लिए कि चाइना लेकर आया, ये लेकर आया, वो लेकर आया। अब जो भी वजह हो, है ना, कि चाइना के लैब में बना ऐसा, और इससे क्या हुआ कि लोग मरे, बीमार हुए बहुत ज़्यादा। तो किस पे अफेक्ट आया, पब्लिक हेल्थ पे अफेक्ट आया। पब्लिक हेल्थ पे अफेक्ट आया बहुत ज़्यादा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आया, हमारे देश की वर्कफोर्स पे आया। भाई जो काम कहीं पे कर रहे हैं तो उसमें जो है वो अगर मर गए या बीमार पड़ गए तो वो काम रुका कि नहीं रुका। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, क्लास स्ट्राइक हुआ, इवेंचुअली इकोनॉमिक रिसेशन देखने को हमें मिला, जो मिला सही बात है। तीसरी बात ये कि बहुत सारे तरीके से इनडायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी को भी खतरा हुआ, चाहे सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हिल गई थी। और अगर हम देखें हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी गरीब है, बहुत गरीबी होने की वजह से काम, भाई अब बीमार है कोई तो काम नहीं है, कोई मर गया तो काम नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, गुस्सा लोगों का बढ़ना, साइकोलॉजिकली लोग कितने पागल हो गए थे। केरला का वो आपने केस देखा था, जो लोग बिल्कुल मियाँ बीवी एकदम ही दीवाने पागल हो गए थे, उनको फिर पुलिस पकड़ के लेकर उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को मार दिया, कितना ही परेशान हो गए। उसके बाद हमारी लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी भी ओवर स्ट्रेच्ड हो गई। पुलिस ऑलरेडी बेचारी कितना कुछ, वैसे पुलिस के ऊपर बहुत काम होता है, और इसके साथ साथ देखिए अब वो एक्स्ट्रा ड्यूटी दे रही हैं, अपनी जान एकदम दांव पे लगा रही हैं। इतना मैनेज करना इन सब चीज़ों को, क्वारंटीन जब हुआ था उस टाइम पे कैसी कंडीशंस हो गई थी। पुलिस वाले दिन रात जो है ड्यूटी दे रहे हैं, ये कोई बाहर ना निकले, ये ना हो, वो ना हो,
ठीक है ना? अब देखिए बहुत सारे खतरे रेडिकल एलिमेंट्स जैसे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हो गए, टेरर ऑर्गेनाइजेशन हो गए, तो इन सब से जो है इन्होंने कोशिश करी कि लाओ हम एक काम करें, ये तो स्लो डाउन तो इकोनॉमी का हो ही रहा है और इसका और सोने पे सुहागा फ़ायदा उठा लें। तो उसके अलावा सोशली आप देखिए इकोनॉमिक स्लो डाउन होने की वजह से क्या होता है ना कि आपस में ही लोग प्यार से नहीं रह पाते। शुरुआत के 20 दिन जब कोविड का लॉकडाउन लगा था, लोगों के घर में कितना पिज़्ज़ा, बर्गर सब बन रहा था। अगले जो 20 दिन लगा तो थोड़ा-सा पिज़्ज़ा, बर्गर कम हुआ। आखिरी में तो भई ये सब स्टेटस चेंज होने लग गए थे, है ना? तो अब आपने देखना शुरू कर दिया होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स पैसे से उत्पन्न होती हैं और वो सब आना शुरू हो गई। हुँ? उसके अलावा भई अब आप ये देखिए, जब पैसा नहीं होगा तो क्या होगा? लोग किसी न किसी तरीके से सोचेंगे कि एक-दूसरे को कैसे ठगें, तो साइबर क्राइम बहुत होने लगे। बहुत सारे लोग डायरेक्टली बैंक से पैसा निकालने लग गए। ऑनलाइन जो है बहुत सारे गड़बड़-सड़बड़ करने लगे। हॉस्पिटल जो है देखिए रिसर्च मेडिकल वगैरह जो है बढ़ना वो टारगेट था फॉर इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस और सिस्टम एक्सेसिबिलिटी के लिए। अब वहाँ से एक्सेसिबिलिटी लेते थे, इन्फॉर्मेशन लेते थे और फिर उसके बाद जो है वो गड़बड़-सड़बड़ करते थे। तो अब देखा हमने उसके बाद क्या है कि भई अभी आपने देखा होगा वैक्सीन के नाम पे, ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पे बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग हुई क्योंकि चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो ये सब देखने को मिला और पैंडेमिक के बाद हमने ये चीज़ देखी कि हमारी जो सबसे बड़ी सिक्योरिटी चैलेंज है ना, वो नॉन ट्रेडिशनल खतरे हैं। अब देखो भैया कि माइग्रेशन, यहाँ से लोग वहाँ भाग रहे हैं, अब उनको कहाँ पैसा चाहिए, रुपए चाहिए, क्या करें? पानी नहीं मिल रहा है, आइडेंटिटी क्राइसिस है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से प्रॉब्लमें अराइज़ हो रही हैं। बहुत सारे नए एरियाज़ हैं जो इमर्ज होकर आए। उसके अलावा डिफेंस फोर्सेस जैसे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस अलग-अलग स्टेट्स की, वो खुद भी बहुत बड़े लेवल पे जो है वो अफ़ेक्ट हो रही थी अलग-अलग ये इस पैंडेमिक के माध्यम से, है ना? तो ये सिक्योरिटी चैलेंज तो हो ही रहा था। इतनी सारी कैजुअल्टी होना, इतने सारी जगहों पे मतलब अब इन लोगों की ड्यूटी लगना, ये सब बहुत बड़ा इम्पैक्ट था कोरोना वायरस का जो देखने को मिला। अब देखिए इंटरनेट रेस्ट्रिक्शंस इन इंडिया, ये मैं आपको बताऊँ तो देखिए इंटरनेट का यूज़ आज के टाइम पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। ख़ासकर जब से आर्टिकल नंबर 370 और आर्टिकल नंबर 35 यहाँ पे हटा जम्मू एंड कश्मीर से रिसेंटली, अभी आपने देखा कुछ वक़्त हो गया इस बात को। तो देखा कि भई प्रोटेस्ट बहुत सारी जो हुई आपकी सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके बहुत टाइम तक चली। तो ये जो इंटरनेट शटडाउन का इश्यू है ना, ये सामने आया। है ना? क्योंकि चीज़ें बढ़े ना, अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि जब कोई प्रॉब्लम अराइज़ होती है, तो उस समय इंटरनेट का एक अच्छा रोल भी है कि अवेयरनेस फैलाने में, लेकिन एक बुरा रोल भी है कि इससे मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी, तो इससे मॉब लिंचिंग हो सकती है। लोग मिल के किसी मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से किसी को मार ना दें या झगड़ा बहुत ऊँचे लेवल का ना बढ़ जाए। तो इस चीज़ के लिए ये जो इंटरनेट रेस्ट्रिक्शंस हैं, काफ़ी आपको देखने को मिले होंगे, चाहे आप जम्मू एंड कश्मीर में देखें, चाहे आप सीएए के टाइम पे देखें। तो आपने देखा होगा कि जो है बहुत सारा इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिली हैं इस टाइम पे। तो आइए हम थोड़ा समझते हैं इंटरनेट शटडाउन्स को लेके बातें। देखिए दोस्तों, इंटरनेट शटडाउन्स का मतलब ये होता है कि पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा देना, रोक लगा देना इंटरनेट की सर्विसेज़ के यूज़ पे, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो उस समय गवर्नमेंट बॉडी ये इश्यू करती है कि भई आप जो है वो नहीं यूज़ कर सकते हो इंटरनेट, ठीक है? अब ये हो सकता है कि एक एक लिमिटेड एक जगह पे हो, एक लिमिटेड स्पेसिफिक टाइम के लिए हो, कभी-कभी इसको एक्सटेंड करा जाता है जब तक के लिए ऐसा नहीं लगता कि सिचुएशन ठीक हो गए। हुँ? उसके अलावा इंटरनेट शटडाउन ये मोबाइल इंटरनेट तक भी हो सकता है लिमिटेड, या वायर ब्रॉडबैंड तक भी हो सकता है, या दोनों पे हो सकता है। ब्रॉडबैंड पे भी हो सकता है, मोबाइल इंटरनेट पे भी हो सकता है। हालाँकि ब्रॉडबैंड पे बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस करे जाते हैं क्योंकि उसको ट्रेसेबल होता है। अगर कोई गलत काम किया, पकड़ लिए जाओगे। 2017 की एक बात है दोस्तों कि यहाँ पे कुछ 79 ऐसे हमें एग्जाम्पल इंस्टेंसेस देखने को मिले थे इंटरनेट शटडाउन के पूरे हमारे देश के अंदर। सेम तरह से 2018 में हमने देखा कि मोबाइल फ़ोन की कनेक्टिविटी को सस्पेंड किया गया करीब 126 बार। इसको लेके बहुत सारी बातें उठी भी। 2019 में करीब 100 बार किया गया। अब ग्लोबली अगर मैं आपको बताऊँ क्या ग्लोबल स्टेटस है इसका, तो जो टोटल नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन है वो 75 से बड़े हैं 2016 में, बढ़ के 2017 में 106 हो गए, 106, और क्या कहते हैं आपके 196 हो गए आपके 2018 में। ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि वक़्त के साथ-साथ इंटरनेट का जो है क्या कहते हैं
ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है सस्पेंशन, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम अराइज़ होती है। 2018 में हमने देखा कि 196 शटडाउन होने हैं करीब 25 कंट्रीज़ के अंदर, है ना? 134 इंडिया के अंदर थे, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर थे 12 शटडाउन, तो ये सब देखने को मिले। एशिया और अफ्रीका में देखें तो सबसे ज़्यादा शटडाउन हमें 2018 में वहाँ पे भी देखने को मिले हैं। चाइना वगैरह में भी देखने को, ईरान में भी देखने को मिले हैं। तो लोग जो है वर्ल्ड वाइड वेब से काफ़ी दूर हैं। तो आप कहेंगे कि मैम क्या रीज़न क्या है शटडाउन का? हाँ, आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा कि मैम व्हाट इज़ द रीज़न फॉर शटडाउनिंग द इंटरनेट? तो देखो, पहली चीज़ तो ये है कि भैया शांति बनाए रखना, कि भई ऐसा कोई बवाल ना हो किसी भी तरीके से ये देश के अंदर, कि एक बात को उल्टी-सीधी तरीके से, मान लो फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, कोई भी वजह है, तो उस टाइम पे कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन उठ गई, मिस इन्फॉर्मेशन उठ गई, जिससे बहुत बवाल बड़ा क्रिएट हो गया। दूसरा, कि एग्ज़ाम में चीटिंग ना हो पाए, हुँ? इसलिए इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। तीसरा, कि इन्फॉर्मेशन सरकार की इधर से उधर ना हो, हाँ? चौथा, कि अपलोडिंग या डाउनलोडिंग या ऐसा कोई उल्टी-सीधी वीडियोज़ जो है इधर से उधर ना पहुँच पाएँ, जो रूमर हो, फेक न्यूज़ हो, तो इससे ऐसी कोई मैसेजेस जो एन्क्रिप्टेड होने चाहिए कि इस बंदे से इसी बंदे तक पहुँचे, इसको जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए मैसेज हो गया। टेरर एक्टिविटीज़ में कोई कोऑर्डिनेट ना कर पाए, इसलिए ऐसा करा जाता है। इसके साथ-साथ कि जैसे कि मान लो कि टेररिज़्म को प्रमोट करने के लिए इधर से उधर कोई इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो इसको रोकने के लिए, इसके बाद जो डेटा सर्विसेज़ हैं उनका यूज़ कोई गलत तरीके से ना कर सके, अपनी वायलेंट एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए, दंगा करवाने के लिए, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने के लिए, इसलिए किया जाता है। तो ये सारी वजहें हैं, रीज़न्स हैं फॉर शटडाउनिंग द इंटरनेट। अब देखिए क्या प्रोसीजर फ़ॉलो करा जाता है इंटरनेट को शटडाउन करने के लिए। तो बात क्या है कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो है 1885 का, उसके हिसाब से सिर्फ होम सेक्रेटरी जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के हैं, फिर याद रखिएगा, समझिए, गौर से समझिएगा। इंडियन इंटरनेट मैंने अगर बोल दिया तो उसके लिए माफ़ी। ओके, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट कब का है ये? 1885 का इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। ये एक्ट कहता है कि सिर्फ और सिर्फ होम सेक्रेटरी जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के हो गए, ये पास कर सकते हैं ऑर्डर्स को टू इन्फोर्स एन इंटरनेट शटडाउन इन एनी एरिया। ठीक है, ऐसा ऑर्डर ये पास करेंगे जिससे इंटरनेट शटडाउन किसी भी एरिया में किया जा सकता है। एक्ट के अंदर बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस आपको मिलेंगे। सेक्शन नंबर 5 पार्ट 2 जो एक्ट का है, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को इस बात के लिए अलाउ करता है कि आप रोकिए कि कोई भी मैसेज पब्लिक इमरजेंसी के टाइम पे इन द मतलब ये मेन चीज़ क्या है कि इन द वन सेकेंड, ओके, इन दी पब्लिक इमरजेंसी और इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी। समझ रहे हैं? पब्लिक की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कोई भी मैसेज जो है वो इधर से उधर ना हो जो गलत हो, या इंटरेस्ट ऑफ सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। ठीक है, स्टेट की सिक्योरिटी को लेके, सोवेनिटी को लेके, इन सबको प्रोटेक्शन को लेके अगर कुछ ऐसा काम गलत होने जा रहा है तो इसको प्रिवेंट करना, इसको रोकना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो है वो जिम्मेदारी है। और ये सेक्शन इस एक्ट का यही कहता है। तो ऑर्डर के अंदर प्रॉपर डिटेल, जब वो ऑर्डर निकालेंगे होम सेक्रेटरी, तो उसके अंदर प्रॉपर डिटेल रीज़न होने चाहिए क्यों हम शट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ये ऑर्डर जाएगा रिव्यू कमेटी के बाद, रिव्यू कमेटी के पास अगले ही दिन। और कमेटी अपनी रिपोर्ट को 5 दिनों के अंदर सबमिट करेगी और कम्युनिकेशंस को ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ये तब तक रहेगी ब्लॉक, अगर मतलब जो है, अगर मान लीजिए कमेटी जस्टिफाई करती है तो कि भैया हाँ, बात तो बिल्कुल सही है आपकी और वाकई में इसको जो है वो बंद कर देना चाहिए। तो इसी के साथ साथ जो है वो कम्युनिकेशंस को ब्लॉक कर दिया जाता है। अच्छा, इम्पैक्ट की बात करें। अब शटडाउन तो कर दिया आपने, अच्छी-अच्छी बातें सुन ली। क्या वजह है, क्या इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका? देखिए, आज के टाइम पे ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ हमारी लाइफ़ की हैं वो इंटरनेट पे बहुत डिपेंड हो गई। चाहे हम आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे आप मोबाइल देख लें, चाहे आप हेल्थ देख लें, एजुकेशन देख लें, जॉब देख लें, टूरिज़्म देख लें, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ इंटरनेट पे डिपेंड हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरनेट का यूँ शटडाउन होना, तो इससे क्या है, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है गवर्नेंस पे।
तो ये एक इम्पैक्ट है। अच्छा, इसको लेके अब जब इतनी बड़ी बात है तो इसको लेके कुछ कोर्ट के जजमेंट भी रिलेटेड होंगे। हाँ, बिल्कुल है। अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक 2020 का दोस्तों। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनडिफाइंड रिस्ट्रिक्शन, कि हमको पता नहीं है कब तक के लिए इंटरनेट में रिस्ट्रिक्शन रहेगा, तो अनडिफाइंड रिस्ट्रिक्शन जो इंटरनेट सर्विसेज में है ये एक इलीगल चीज़ है। क्या है? इलीगल है। और orders for the internet shutdown must satisfy the test of necessity and proportionality, कि क्या ज़रूरत है शटडाउन करने की और कितने टाइम तक कितनी जगह में कैसे रहेगा, इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए जो भी इंटरनेट शटडाउन के लिए ऑर्डर निकलेगा उसमें। अब थोड़ा वे फॉरवर्ड बता देते हैं। तो दोस्तों, इंटरनेट एक तरह का बेसिक ह्यूमन राइट है। इवन ये जैसे ये लीगली तो डिफाइंड नहीं करा गया है ज़्यादातर विश्व के हिस्सों में। और लेकिन भाई अगर देखें कि वर्चुअल वर्ल्ड अगर हमें नहीं एक्सेस हम कर पा रहे हैं तो बहुत सारे लोग का जो ये ज़िंदगी है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, वो रुक जाएगी, है कि नहीं? अब तो ये टाइम आ गया है कि इंटरनेट इतना ज़्यादा ज़रूरी पड़ गया है पूरे ही विश्व में कि बहुत सारे लोग चीज़ें सीख नहीं पाएंगे, पीछे रह जाएंगे। तो सरकारों के लिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जो लेस डैमेजिंग हो, थोड़ा कम लोगों की ज़िंदगी को अफेक्ट करे, लेकिन ध्यान में रख के हर चीज़ करनी चाहिए। तो और तभी आपने देखा था जब जम्मू जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंटरनेट शटडाउन बहुत लंबे वक्त तक रहा था तो कैसे आवाज़ लग गई थी कि ये तो भाई एक तरीके से आप गलत कर रहे हो, है ना? बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ था कि जो है हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, वो उसकी स्टेट पीछे रह रही है, बहुत सारी चीज़ें, हालांकि था वो अच्छाई के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। कभी कभी जो पब्लिक है उसको भी समझना चाहिए यही इस वाली बात में कि भैया देखो, जो शटडाउन करा जा रहा है वो आपके भलाई के लिए करा जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको यहाँ पे समझनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और न्यू सोशल मीडिया कोड के बारे में आपको बता दें। देखिए, सरकार ने कुछ गाइडलाइंस रिलीज करी। एम ये था कि सोशल मीडिया का जो मिसयूज़ है, डिजिटल न्यूज़ मीडिया का, ओवर द टॉप जिसे हम लोग OTT प्लेटफॉर्म्स कहते हैं ना, नेटफ्लिक्स वगैरह, ये सारे के सारे पे कंट्रोल करना है। तो ये इन गाइडलाइंस पे काम करना था फॉर ओवर 3 years। बट अब क्या हुआ कि बहुत सारी वही जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ उसमें देखा था उस टाइम पे जब हमारे देश के अंदर हो रहा था तो ट्विटर कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उसको लेके बहुत सारी चीज़ों पे तुरंत चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी पड़ी। तो समझते हैं कुछ फीचर्स इस गाइडलाइंस के। तो सबसे पहले इस बात को इंश्योर कराना कि ऑनलाइन सेफ्टी जो है, डिग्निटी, इज्जत, सम्मान जो यूज़र्स का है, खासकर औरतों का, ये बिल्कुल बरकरार रहे। जो इंटरमीडिएटरीज हैं वो रिमूव करें या डिसेबल करें एक्सेस को विदिन 24 आवर्स ऑफ रिसीट्स ऑफ कंप्लेन। मतलब कंप्लेन मिली तो 24 घंटे के अंदर उस कंटेंट को हटाना है जो कंटेंट अगर न्यूडिटी से रिलेटेड है। समझ रहे हैं कि भैया क्या उल्टी सीधी गंदी संदी इमेजेस हैं या कुछ ऐसा, आजकल तो AI भैया ये तो खतरनाक हो रहा है, इसकी इमेजेस हैं, ये किसी तरीके से भी गलत तरीके से इमेजेस कहीं अपलोड हो गई हैं तो उनको हटाना ही है। दूसरा कि ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, भैया दुख दर्द जहाँ सुनो तो तुरंत ही इसको जो है एक आपके लिए एक दुख दर्द सुनने वाला ऑफिसर होगा जिसे ग्रीवियांस ऑफिसर कहा जाएगा। ये कंप्लेन रजिस्टर करेगा 24 घंटों के अंदर और रिजॉल्व करेगा उस कंप्लेन को 15 दिनों के अंदर कंप्लेन को रिसीव करने के। ये जो ऑफिशियल होंगे ये इंडिया के रेसिडेंट हो, मतलब इंडिया में रहें, ये नहीं कि कहीं और रहते हों और यहाँ का दुख दर्द सुनते हो, तब तो सुनेंगे भी नहीं सही से। तीसरी बात कि 2 कैटेगरीज ऑफ सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज, क्या कि हमें इनोवेशन तो और बढ़ाना ही बढ़ाना है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए और ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए न्यू सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज की रूल्स वगैरह बनाए जाएं। रूल्स ऐसे हों कि जो डिस्टिंक्शन करें बिटवीन सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज एंड जो भी इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज हैं उनके बीच में। चौथी बात कि एडिशनल ड्यू डिलिजेंस हो फॉलो करी जाए बाय अ सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी, कि जो भी इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज हैं वो अब अपॉइंट करेंगी एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को जो कि रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया रहे, जो कि
प्रॉपर कंप्लायंस बना के चलें, जो भी रूल्स इंडिया के हैं उनके साथ मिलजुल के, और उस तरीके से चीज़ों को करें कि भाई हमारे इंडियन लॉज के हिसाब से चीज़ें फिट बैठ रही हैं। और इनको ये है कि इनको एक ऐसा कॉन्टैक्ट पर्सन, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन जो है अपॉइंट करना पड़ेगा, 24/7 कोऑर्डिनेशन करेगा ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ में। ये कभी भी कुछ भी हो सकता है भैया, ऐसा तो है नहीं कि घर में रात में ताला बंद कर दिया। उसके अलावा ये जो प्लेटफॉर्म है इनमें ये है कि मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट पब्लिश करें, प्रॉपर उसमें सब कुछ मेंशन हो कि कितनी कंप्लेन मिली हैं, क्या हमने उसके लिए कदम उठाया है, क्या एक्शन लिया है कंप्लेन के ऊपर, क्या कंटेंट हटाए हैं, सब कुछ। और ये जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है इनके पास एक फिजिकल कॉन्टैक्ट एड्रेस होना चाहिए, लोग जाके वहाँ पे मिल सकें, और ये एड्रेस वेबसाइट पे, मोबाइल ऐप पे, हर जगह मेंशन होना चाहिए। अगर मान लीजिए विजिलेंस नहीं फॉलो करी जाती इंटरमीडिएटरी के द्वारा, तो सेफ हार्बर प्रोविजन का सेक्शन नंबर 79 आईटी एक्ट का 2000 जो है उसका ये अप्लाई नहीं होगा इन पे। हाँ, चलो अब उसके बाद क्या है कि ट्रेसेबिलिटी की बात करें तो इम्पॉर्टेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपना फर्स्ट ओरिजिनेटर, मतलब कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन निकली है, तो पहला ओरिजिनेटर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा मिसचिफ कंटेंट है तो उसको, गलत सलत है तो इसको ये कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से यहाँ पे इन्हें बताना होगा, ठीक है। और ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 69 ऑफ आईटी एक्ट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर कोई ऑर्डर पास हुआ किसी चीज़ को लेके, कुछ ऐसे मिसचीवियस कंटेंट को लेके, तो वो आप कहाँ से निकला ये डिस्क्लोज करना होगा। ऑर्डर को सिर्फ पास करा जाएगा प्रिवेंशन के पर्पस के लिए, डिटेक्शन के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पनिश करने के लिए, ऑफेंस जो भी रिलेटेड हो सोवरेनिटी से या इंटीग्रिटी से, इंडिया के या पब्लिक जो है आपका जो है इंडिया की सिक्योरिटी से लेके, फ्रेंडली रिलेशनशिप फॉरेन स्टेट्स को लेके, या पब्लिक ऑर्डर, या कोई इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इन रिलेशन विद रेप, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल या चाइल्ड अब्यूज मटेरियल पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर द टर्म नॉट लेस देन 5 years। ऐसा कोई भी मटेरियल अगर कहीं पे भी यहाँ पे मेंशन करता दिखता है तो एक ऑर्डर लाया जाएगा, और इस ऑर्डर के माध्यम से यहाँ पे सब कुछ बताया जाएगा कहाँ से ये मिसचीवियस कंटेंट निकला। तो ये सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज मुहैया कराएंगे। अच्छा, रिमूवल ऑफ एन अनलॉफुल इंफॉर्मेशन, क्या रूल्स यहाँ लिखे गए हैं 10 कैटेगरीज ऑफ कंटेंट के माध्यम से, कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऐसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो ऐसी 10 कैटेगरीज को नहीं होस्ट करेंगे। कंटेंट के अंदर ऐसे हैं, ऐसी कोई चीज़ जो हमारी यूनिटी, इंटीग्रिटी, डिफेंस, सिक्योरिटी और सोविनिटी ऑफ इंडिया को खतरा पहुंचाने की चीज़ हो, या हमारे फ्रेंडली रिलेशन फॉरेन स्टेट्स या पब्लिक ऑर्डर के साथ खराब करे, तो ऐसे कोई कंटेंट को आप नहीं पब्लिश कर सकते। दूसरा, जिसकी वजह से कुछ ऐसा हो जाए जिससे क्या कहते हैं, इंसल्ट हो फॉरेन स्टेट की, या कुछ ऐसा गलत चीज़ हो। तीसरा, जिसकी वजह से कोई बेइज्जती हो, या पोर्नोग्राफी या ऑब्सीन कोई गलत सीन हो, है ना, मतलब गंदगी आप देखें इसके अंदर, किसी की प्राइवेसी हो, कोई बॉडीली प्राइवेसी अगर जो है दिखाई जा रही है, तो ये आप नहीं कर सकते। इंसल्ट हो रही है, अगर हैरेस करा जा रहा है जेंडर के बेसिस पे, हाँ, तो ये नहीं कर सकते आप। रेशली या एथनिकली ऑब्जेक्टिबल चीज़ें हैं अगर, तो आप इसको नहीं जो है पब्लिश कर सकते। अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग या गैम्बलिंग को प्रमोट कर रहा है तो आप इसको नहीं कर सकते। अदरवाइज इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्ट्रैरी इन द लॉज ऑफ इंडिया, अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो इंडिया के लॉज के साथ नहीं है, गलत जा रही है, तो फिर जो है उसको भी आप पब्लिश नहीं कर सकते। ये सारी बातें इसके अंदर आ जाती हैं। आपको 6 घंटे के अंदर, 3 to 6 आवर्स के अंदर ऐसे कंटेंट को रिमूव करना होगा। उसके बाद बात है वॉलंटरी यूज़र वेरिफिकेशन मैकेनिज्म। अब देखिए, यूज़र्स जो चाहते हैं अपने अकाउंट को वेरीफाई करना अपनी मर्ज़ी से, तो इनको एक ऐसा प्रॉपर वेरिफिकेशन मैकेनिज्म दिया जाए जिससे वो अपने अकाउंट को वेरीफाई करें, और प्रॉपर ऐसा विजिबल मार्क हो उनके वेरिफिकेशन का। उसके अलावा कि यूज़र्स को एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि उनकी भी तो सुनी जाए, है ना। अभी आप देखते होंगे कभी यूट्यूब पे किसी को वार्निंग या स्ट्राइक आती है तो लिखा रहता है कि अपील, है ना, तो गिविंग यूज़र्स एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। अगर ऐसे केसेस जहाँ सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज रिमूव कर देते हैं किसी भी चीज़ को, तो एक प्रायर इंटीमेशन दिया जाए यूज़र को भी, और यूज़र यहाँ पे एडिक्वेट रीज़न दे कि भैया क्या एक्शन, भाई अगर मान लीजिए कोई अपना वजह बताए ना क्या है क्या नहीं, अगर कोई वजह नहीं है, कुछ देखा जाए तो फिर उसके बाद वो कदम उठाया जाएगा। अच्छा,
अब ओटीटी ने बहुत आतंक मचा रखा था, तो ओटीटी सर्विसेज के लिए रूल्स ये लाए गए कि इनको आईटी एक्ट 2000 के अंदर ले आया गया कि जो भी इश्यूज रिलेटेड हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म या डिजिटल मीडिया से रिलेटेड इंटरनेट के, वो एडमिनिस्टर करे जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। बट ओवरऑल जो आर्किटेक्चर है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत आएगा, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म को गवर्न करेगा। दूसरी बात कि जो कोड ऑफ एथिक्स है फॉर ऑनलाइन न्यूज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म एंड डिजिटल मीडिया, वो एथिक्स ये कहता है कि जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करी जाएंगी। क्या गाइडलाइंस फॉलो करी जाएंगी? ओटीटी प्लेटफॉर्म के द्वारा, ऑनलाइन न्यूज़ के द्वारा, डिजिटल मीडिया एंटिटीज़ के द्वारा। तीसरी बात, सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट, जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो है वो टर्म करते हैं पब्लिशर्स को ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के इन द रूल्स, ये प्रॉपर वुड सेल्फ क्लासीफाई करेंगे कंटेंट को 5 कैटेगरी में, है ना, अलग अलग एज के हिसाब से 5 कैटेगरी में अपने कंटेंट को बांटेंगे। इसमें यू का मतलब होता है यूनिवर्सल, यू अंडर एज 7+ मतलब 7 साल से ऊपर की उम्र वाले देख सकते हैं। यू अंडर रेस्ट्रिक्शन क्या है? 13+ मतलब 13 साल के ऊपर वाले। उसके बाद यू अंडर रिस्ट्रिक्शन क्या हो गया? 16 साल प्लस 16 ईयर्स प्लस वाले। और एक कंटेंट आ गया पांचवा, ए मतलब अडल्ट कंटेंट। प्लेटफॉर्म यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे पेरेंटल लॉक्स को। भैया ये समझ लीजिए कि भाई जो भी कंटेंट क्लासीफाई है अंडर रेस्ट्रिक्शन 13+ या उसके ऊपर, तो प्रॉपर एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म करा जाएगा फ्लॉज क्लासीफाई जो भी कंटेंट है ए के तौर पे, अडल्ट के तौर पे। उसके अलावा लेवल प्लेइंग फील्ड डिजिटल प्लेइंग फील्ड बिटवीन डिजिटल एंड ऑफलाइन मीडिया, मतलब जो पब्लिशर्स हैं न्यूज़ के डिजिटल मीडिया के ऊपर, इनको प्रॉपर रिक्वायरमेंट ये है कि आप ऑब्जर्व करिए नॉर्म्स जर्नलिस्टिक कंडक्ट ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के एंड प्रोग्राम्स कोड्स अंडर द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट के। इससे एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड होगी बिटवीन द ऑफलाइन, मतलब जो प्रिंट मीडिया होता है ना, ऑफलाइन टीवी या जो आप पेपर पढ़ते हो, और डिजिटल मीडिया। अच्छा, एक 3 लेवल ग्रीवियांस रिडर्सल मैकेनिज्म होगा जो कि प्रॉपर रूल्स के साथ काम करेगा विथ डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। तो ये हमने बात करी कि क्या गाइडलाइंस हैं, क्या चीज़ें हैं। अब किस तरह अफेक्टिव होती हैं सारे सोशल मीडिया गाइडलाइंस, तो इस चीज़ को समझिए, बहुत ज़रूरत इसकी थी, समझ रहे हैं ना। और मतलब लॉ ना होना ये और इन चीज़ को ना होना से आतंक गंदगी बहुत मची थी। एक तरफ तो देखा जाए तो गाइडलाइंस हमें फ्री एक्सप्रेशन कहती हैं, प्रिवेसी देती ही और प्रिवेसी देती हैं इंटरनेट यूजर्स को इंडिया में। वाइल दूसरी तरफ यहाँ पे एक फीलिंग ये है कि गाइडलाइंस जो है वो बहुत इफेक्टिव नहीं है, इनमें कुछ कमियां हैं। और देखा जाए तो इवन जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे माननीय, इन्होंने भी सरकार से कहा कि भाई देखो और कुछ मजबूत लॉज, स्ट्रिक्ट लॉज लेकर आओ आप। तो अब ये वाली बात आई। और उसके बाद हुआ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट, जो कि 2019 में अमेंड करा गया। हमने हालांकि आपको जब पहले बता रहे थे हम, तो हमने आपको बताया भी था आगे कि ये एक्ट एक आया और वो अमेंड करा गया। देखिए, जो ऐसे ऑफेंसेस, जो भी जुर्म इंडिया के बाहर होते हैं, तो जो ओरिजिनल एक्ट है अलाउ करता था एनआईए को कि आप इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट कर सकते हो ऑफेंसेस को विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो होते हैं। लेकिन जो एक्ट अमेंड हुआ, उसने पावर दी इस एजेंसी को कि इंडिया के बाहर जो गलत काम होते हैं उनमें भी आप जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड डोमेस्टिक लॉस ऑफ अदर कंट्रीज, है ना, उनको ध्यान में रखते हुए आपको काम करना पड़ेगा। तो अब अमेंडमेंट जो हुआ उसके सेक्शन ये कहता है कि जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन दैट शेड्यूल जो भी ऑफेंस हुआ है ये कमिट करा गया है किसी ऐसी जगह पे जो इंडिया के बाहर है, टू विच दिस एक्सटेंट, है ना, इट में डायरेक्ट द एजेंसी, एजेंसी को डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप केस को रजिस्टर करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए, इफ सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड इन इंडिया। और फिर समझिए, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट शेड्यूल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड एट एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया टू विच द एक्ट एक्सटेंड, इट में डायरेक्ट द एजेंसी टू रजिस्टर द केस एंड टेक अप इन्वेस्टिगेशन एज इफ सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड इन इंडिया। मतलब चाहे जो है बाहर हुआ क्यों ना हो वो ऑफेंस, हाँ, और जहाँ पे एक्ट एक्सटेंड करता है, तो ये एजेंसी जो है वो उस ऑफेंस को इसी तरह से लेगी जैसे मान लो कि वो ऑफेंस इंडिया के अंदर हुआ हो। ठीक है ना। तो एनआईए स्पेशल कोर्ट न्यू दिल्ली के अंदर इसके पास जुरिस्डिक्शन होगा इन सारे केसेस का।
काफ़ी जो बड़ा स्कोप ऑफ लॉ है, जैसे कि एनआईए इन्वेस्टिगेट कर सकता है, प्रोसिक्यूट कर सकता है ऑफेंसेस को इस एक्ट के अंदर जो शेड्यूल करे गए हैं एनआईए एक्ट के अंदर। उसके अलावा शेड्यूल ओरिजिनली हैड द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982 और सारी भी चीज़ें हैं। जो एक्ट और अमेंड हुआ उसने एनआईए को और ज़्यादा क्या कहते हैं अलाउ करा कि आप उन सारे केसेस को भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड होते हैं, काउंटरफीट करेंसी या बैंक नोट से रिलेटेड होते हैं, या मैन्युफैक्चर या सेल हो रहा है कुछ ऐसे प्रोहिबिटेड आर्म्स का, साइबर टेररिज्म से, या ऑफेंसेस अंडर द एक्सप्लोसिव सब्सटेंशन एक्ट 1908 से रिलेटेड होते हैं। उसके अलावा स्पेशल कोर्ट्स की 2008 का जो एनआईए एक्ट है उसने स्पेशल कोर्ट्स बनाए थे जहां पर ट्रायल होगा ऑफेंसेस का इस एक्ट के तहत। लेकिन जो 2019 में अमेंडमेंट आया इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ करा कि आप सेशन कोर्ट भी बनाइए और सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट के तौर पे बनाइए जहां ट्रायल हो सकता हो शेड्यूल ऑफेंसेस का इस एक्ट के तहत। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये था कि हम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ यहाँ पे जो है कंसल्ट करेंगे, विच अंडर विच द सेशन कोर्ट जो काम करते हैं जिनके अंडर, और बिफोर डेजिग्नेटिंग इट एज अ स्पेशल कोर्ट पहले बात करेंगे उसको, फिर उसके बाद सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट बनाएंगे। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे डेजिग्नेट कर सकती हैं, सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट बना सकती हैं ट्रायल के लिए ऑफेंस के। ठीक है, अब देखिए अभी आपने हाल फिलहाल देखा होगा ड्रोन। ये ड्रोन जो है अब छोटी मोटी चीज़ नहीं रह गया है, ड्रोन भी एक खतरा है। हाँ, तो इसको क्या कहते हैं, यूएवीज। यूएवीज क्या है भैया, ये है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। आजकल देखा होगा आपने बहुत सारी कंट्री तो चिड़िया के रूप में बना देती हैं ड्रोन। तो एक बहुत बड़ा खतरा आ रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस को देश के अंदर। टेररिस्ट ग्रुप क्या कर रहे हैं ना भैया, एकदम 21वीं शताब्दी की पूरी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, चाहे ड्रोन्स हो चाहे एआई हो, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, अटैक करने में बिल्कुल तेज़ हैं ये। और वेपन के तौर पे अब आजकल देखिए ना, अभी आपने रश्मिका की जो है एक वीडियो देखी होगी, उसमें कैसे वो डीप फेक वीडियो बना दी गई, किस तरीके से क्या कर दी गई। तो खतरा है बहुत बड़ा, वो तो इतनी बड़ी एक्ट्रेस है तो ये हाल है, कहीं कुछ और होता तो क्या हो जाता, मुसीबत हो जाती है आम आदमी के ऊपर। तो कॉम्बिनेशन जो ड्रोन एक्सपर्टीज़ का है ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, अगर ये एआई के साथ मिल गया तो इससे बवाल हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है, किलर रोबोट बन सकते हैं ये। मतलब इंसिडेंस एक कितना बड़ा बढ़ सकता है, ये मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है। और फरवरी 2021 से यहाँ पे इंसिडेंट्स बढ़ते भी दिखे हैं कि कैसे किस तरीके से स्मगलिंग हो रही है नारकोटिक्स की, आर्म्स की, एमिनेशन की इन यूएवीज के माध्यम से। तो ड्रोन का यूज़ देखा गया है कि बहुत मिलिटेंट आउटफिट ने यूज़ करा है जो एलओसी से जम्मू एंड कश्मीर के ऑपरेट कर रहे हैं। ड्रोन्स का यूज़ स्मगल करने के लिए, वेपन्स, नारकोटिक्स, है ना, ये तो मैं बता रही हूँ, इससे कितनी बड़ी खतरा है ये। बॉर्डर में देखिए स्मगलिंग के लिए, है ना, ये सब चीज़ें बहुत यूज़ हो रही हैं। और हम देखते हैं पंजाब में, जम्मू एंड कश्मीर में ड्रोन्स जो हैं वो ट्रैकिंग सिस्टम तो दिखाते नहीं है, तो इससे बहुत डेंजरस हो जाते हैं ये आईएसआई पाकिस्तान वाला, ये बहुत इसकी मदद ले लेता है शांति को भंग करने में। ड्रोन आईडीज कैरी करते हैं, मनी कैरी करते हैं, AK-47 एक्सेट्रा कॉमन देखने को मिल रहा है पंजाब के अंदर। तो भाई अब सिक्योरिटी फोर्सेस कोशिश कर रही हैं कि हम किसी तरह से एंटी रोग ड्रोन टेक्नोलॉजी लेकर आएँ जिससे हम भाई बचें इससे। अच्छा, अब एक और चेंज आया है भाई, जो अफ़गानिस्तान में सरकार बदली, है ना? अब इसमें तो कुछ चीज़ें नहीं दी गई हैं, मैं थोड़ा-सा बता देती हूँ क्योंकि अभी ये 5th एडिशन में दूसरी चीज़ें हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ चेंज ऑफ रिजाइम इन अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान में अगर हम देखें तो इंडिया का स्टैंड देखिए, इंडिया शांत तो रहा बहुत हद तक क्राइसिस में अफ़गानिस्तान की, सिर्फ हमने मदद वगैरह करी जो करी, है ना, पर्सनल से काबुल कम्युनिकेट करा, ओनली इवैक्यूएशन एफर्ट दिए, और इस एम्बेसी पर्सनल जो काबुल में थे उनको हमने यहाँ लेकर आया। और विद द घानी गवर्नमेंट आउट ऑफ पावर, जैसी वहाँ की जो घानी गवर्नमेंट सरकार से बाहर हुई, तो इंडिया ने तो अपना की पार्टनर, तो अब तो खैर चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो रही हैं, अभी इसमें इतना अपडेट नहीं है, लेकिन फिर भी अब हमारे जो पीपल टू पीपल टाइज़ है ना अफ़गानिस्तान के साथ में, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन
वहाँ की तो 90% पॉपुलेशन समझ लीजिए इस समय गरीबी से जूझ रही है, बहुत परेशानी से जूझ रही है। तो अब अभी देखिए तो हमारे थोड़े बहुत चीज़ें आई हैं रिश्तों में बदलाव, लेकिन तालिबान के वापस आने की वजह से इंडिया को क्या दिक्कत हुई? देखिए तालिबान पावर में आया, एंटी इंडिया जिहादी फोर्सेस को ये हुआ कि अब और बढ़ी, है ना? खतरा रेडिकलाइजेशन का, पैन इस्लामिक टेरर का, टेररिस्ट ऑपरेट करते पीओके से जो, है ना? उनको भाई छुपने की जगह मिल गई है वहाँ पे। तो पाकिस्तान का तो बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन अब उल्टा ख़ैर इन पे ये पॉइंट यहाँ पे थोड़ा-सा पुराना हो रहा है। नए पॉइंट के साथ देखें तो पाकिस्तान पे ही उलट-पार हो रहा है। ना? और चाइना, पाकिस्तान, तालिबान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, मगर अभी यहाँ पे चीज़ें बहुत अलग हो रही हैं। ये जब पॉइंट जो है वो आज की प्रेज़ेंट के हिसाब से देखा जाए, अभी करंट न्यूज़ के हिसाब से देखा जाए तो चीज़ें अलग हैं। तो अब ये है ड्रग्स प्रोटेक्शन ट्रैफिकिंग तो तालिबान कर ही रहे हैं, वहाँ पे तो उनकी बुरी हालत है ही है, विमेन के, उन लोग को बहुत सबकी पढ़ाई छुड़वा दी गई है। और भाई हमारे पुराने तो प्रो इंडिया थे, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे जो रन कर रहे थे उसमें तो प्रॉब्लम भाई हुई। अच्छा, एक पॉइंट और है जो अभी आपने देखा, इंडिया का स्टैंड यूक्रेन वॉर को लेके। यूक्रेन वॉर है, इसके अलावा भी देखिए इजराइल और हमास वॉर भी है, तो ये दोनों भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि इस किताब के अंदर बहुत नहीं दिया होगा हमास वाला। यूक्रेन की अगर बात करें तो इंडिया ने एक ऐसा न्यूट्रल जो है अपना स्टैंड रखा रशिया को लेके। हमने बहुत सारे जो है हमने सब्सटेन करा सक्सेसिव वोट्स को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जनरल असेंबली में, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, जो रशिया को कंडेम करते थे उसका अग्रेशन यूक्रेन के अंदर, है ना? हमने यू ओपनली रशिया को गलत बुरा बुरा नहीं करा। इंडिया ने एब्सटेन करा फ्रॉम द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ऑल्सो रेजोल्यूशन से भी, जो कि सेफ्टी से रिलेटेड थी एट 4 न्यूक्लियर पावर स्टेशंस और अलग अलग जो न्यूक्लियर वेस्ट साइट्स हैं जैसे कि चेरनोबिल, एज द रशियन सीज कंट्रोल ऑफ देम। तो हमने यहाँ से भी एब्सटेन करा। इंडिया का जो पब्लिक न्यूट्रलिटी थी टुवर्ड रशियन इन्वेजन, तो इससे भाई देखा जाए इज़ ड्रिवन फंडामेंटली बाय इट्स कंसर्न जो चाइना और पाकिस्तान को लेके है। न्यू दिल्ली ने देखा कि स्टेट्स को, न्यू दिल्ली सीज बोथ स्टेट्स एज इमीडिएट एंड इंड्योरिंग थ्रेट्स एज बिलीव कि जो प्रिजर्वेशन है हमारी फ्रेंडशिप का मॉस्को के साथ में, इससे हमारा अच्छा रहेगा रशिया के साथ संबंध, है ना? अब नहीं तो हम भाई रशिया चाइना के बढ़िया हो जाएंगे। चीज़ें बहुत सारी थी और आपने इस बीच बहुत सारी न्यूज़ देखी भी हैं। अच्छा, रशिया क्या चाहता था इंडिया से करवाना, है ना? क्या चाहता था? तो जियोपॉलिटिकली देखें तो रशिया चाहता था कि टू शो दैट इज़ नॉट फ्रेंडलेस डिस्पाइट अमेरिकन एंड यूरोपियन प्रेशर टू डिप्लोमेटिकली आइसोलेट मॉस्को, है ना? कि भैया देखो, ज़्यादा हमने खैर रशिया से बहुत पेट्रोल भी लिया है। रशिया काफ़ी डेस्परेट था इंडिया को ज़्यादा ऑयल सेल करने में, और करा भी, क्रूड ऑयल सेल भी करा। और देखा जाए कि इसके कस्टमर्स, यूरोपियन कस्टमर्स जो हैं वो तो भाई नॉन कोऑपरेशन कर रहे थे। तो रशिया ने हमें बहुत बेचा और हमने बहुत खरीदा भी सस्ता तेल, ठीक है ना? उसके अलावा डिफेंस का हम सामान बहुत ज़्यादा उस रशिया से लेते थे। ट्रेडिंग इंडिया के साथ में उसने रशिया को काफ़ी मदद करी कि वो डॉलर बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम को भाई कम करे। देखा नहीं था, ये हुआ था बात कि चलो हम रुपये में भी ट्रेड कर लेंगे, लेकिन फिर बात ये उठ रही थी कि भाई रशिया इतने रुपये का क्या करेगा। तो मेन चीज़ क्या है कि इंडिया सोचता है मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, एक जो देश है उसी का बोलबाला नहीं होना चाहिए। अच्छा, व्हाट डज़ इंडिया वांट? इंडिया क्या चाहता था? इंडिया चाहता था कि भैया हम बैलेंस बना के चलना चाहते हैं, है ना? चाइना से हमारी है दुश्मनी, तो हम यहाँ पे वेस्ट के साथ भी बना के चलना चाहते हैं कि भैया कोई दिक्कत हो तो चाइना के साथ भी कर, और इधर हमारे पास जो है वो रशिया भी रहे कि हम उधर भी कोई हावी ना हो पाए हम पे। तो रशिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, हम रशिया की आर्म पे तो डिपेंड करते ही हैं, ये तो बात है ही है, लेकिन हमारा इतना मिलिट्री आर्मवेयर आता है 3 डोमेन्स में। इंडिया भाई रशिया के साथ मिल के भी चलता है, तो अगर बहुत दिक्कत होगी तो इसका फ्रेंड होना हमें बहुत हेल्प भी करेगा। तो ये है पूरी खबर। अभी आपने हाल फिलहाल देखी होगी भाई, वो तो जो पैलेस्टीन और इसराइल, वही हमास और इसराइल की वॉर है। ये भी आप थोड़ा सा ही मैं डिस्कस कर देती हूँ कि भाई कैसे हमास ने अटैक करा इसराइल पे, और अब इसराइल जो है वो पूरी तरह से उसके पीछे पड़ गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे हमारी सीरीज़ कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। यू कैन ऑल्सो वॉच ऑल these videos on Facebook. Just follow me everywhere. You will find all the links in the description box. Apart from it, you can also join my membership and support me in my work. Thank you so much. Have a nice day. मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।